अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद इकबाल भाभा। आई माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर, एजुकेशनिस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रेनर। आज की वीडियो उस वेब सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि अभी रिलीज हुई है 1992 स्कैम मूवी बाय हर्षद मेहता। उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी पॉजिटिव है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव है, जो कि हमें नहीं सीखनी चाहिए। क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं पूरा जो है वो एक्सप्लेन करूंगा अपनी एनालिसिस के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि उस सीरीज का जो टाइटल था, वो टाइटल ये था, जो पहली एपिसोड थी उसका टाइटल ये था कि रिस्क जो है वो इश्क है, यानी कि आपको रिस्क से इश्क होना चाहिए। ना क्वेश्चन इज, क्या इतना ज्यादा रिस्क लेना चाहिए जो कि ब्लाइंड हो अपनी ही नेचर में, और वो रिस्क जो है वो डिपेंडेंट हो लाइबिलिटीज के ऊपर और सिस्टम के लूप होल्स के ऊपर। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए? क्या रिस्क का क्वांटम इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें एक आम आदमी भी लपेटे में आए? ये दूसरा सवाल है। अगर मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने रखूं, 1992 के अंदर जो हर्षद मेहता है उसकी जो पर्सनल होल्डिंग्स थी वो गालिबन 4000 करोड़ से भी ज्यादा क्रॉस कर रही थी, और जिसको अगर हम आज की तारीख में इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें तो कम से कम 24,000 करोड़ से ज़्यादा बनती है। ये पर्सनल होल्डिंग्स की मैं बात बता रहा हूँ। उसी ज़माने में उसने जो लाइबिलिटीज़ जो उसने बैंक से सिक्योर करी थी, कम से कम 16,000 करोड़ की लाइबिलिटीज़ थी, जो कि आज की तारीख में इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो एसेट से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सवाल ये है कि किस तरीके से इसने जो है वो इतनी लाइबिलिटीज ली। क्या उसने लाइबिलिटीज लेकर सही किया? क्या उसका रेवेन्यू लाइबिलिटीज के ऊपर डिपेंडेंट था? इसको समझाने से पहले आपको 5 चीजें समझनी जरूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 5 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको पूरी वेब सीरीज समझ में आ जाएगी और आपके पर्सनल फाइनेंसेस भी इंप्रूव होंगे। वो 5 कंपोनेंट्स हैं अल्सर, ALCER। इसको हम कंबाइंडली कॉल्ड अल्सर कहते हैं, लेकिन यहां पर A से मतलब एसेट्स, L for liabilities, E for expense, C for capital and R for revenue। अकाउंटिंग के अंदर जब हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, इन्हीं 5 चीज़ों की रिपोर्टिंग होती है और इन्हीं 5 चीज़ों को मैनेज किया जाता है। छठी कोई चीज़ आई नहीं है। एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, यानी कि असासे, आपके कर्जे, आपके अखराजात, आपका सरमाया और आपकी आमदनी, इन 5 को अगर आप मैनेज करना सीख जाएंगे और इन 5 की रिपोर्टिंग करना सीख जाएंगे तो आपको पूरे जितने भी फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर स्कैम्स होते हैं या जितने भी फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं आपको समझ में आ जाएंगी। तो लेट्स अप्लाई द कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनटू द वेब सीरीज ऑफ द हर्षद मेहता। हुआ क्या था? हुआ ये था सर कि इसके जो रेवेन्यूज थे, उसके रेवेन्यू कि हम अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको बताना चलूँ कि उसके रेवेन्यूज कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना वो शूट कर गए थे 90s के अंदर। लेकिन क्या उसकी जो रेवेन्यू थे वो डिपेंडेंट थे किसी लाइबिलिटीज के ऊपर? यस। उसने 500 करोड़ जो है वो तो सिर्फ RBI बैंक से उसने लिए थे, सिक्योर किए थे, और 16,000 करोड़ की टोटल लाइबिलिटीज थी। अगर आपके रेवेन्यूज कभी भी लाइबिलिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उन लाइबिलिटीज के ऊपर ना सिर्फ डिपेंडेंट बल्कि लूप होल्स इन द सिस्टम के अंदर भी अगर आपके रेवेन्यूज डिपेंडेंट होते हैं तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट वही होता है जो इस वेब सीरीज के एंड में हर्षद मेहता का हुआ। होता इस तरीके से है कि अगर आपके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, एक साइड ऑफ द स्टोरी आपकी बढ़ रही है, तो आपको हमेशा ये देखना है कि क्या उसके बैकअप पे कोई लाइबिलिटीज हैं या नहीं है। अगर उसके बैकअप पे लाइबिलिटीज हैं तो क्या वो आपके एसेट को तो क्रॉस नहीं कर रही? पहली बात। दूसरी बात, वो लाइबिलिटीज आपने कौन से बैंक से ली? तीसरी बात, क्या वो लाइबिलिटीज सिक्योर भी है या नहीं है? और चौथी बात कि क्या वो लाइबिलिटीज किसी लूप होल का पार्ट तो नहीं है? हमने ये देखा कि हर्षद मेहता ने अपनी इस मूवी के अंदर ना सिर्फ लाइबिलिटीज को टेक ऑफ किया बल्कि वो लाइबिलिटीज लूप होल का पार्ट थी, और सारे के सारे जो जितने भी इसने कर्जे लिए वो सारे के सारे उसने पब्लिक बैंक से लिए। याद रखिएगा, पब्लिक बैंक से। पब्लिक बैंक से जब आप कर्जे लेते हैं, यानी कि जो स्टेट ओन्ड बैंक्स होते हैं या जो पब्लिक के यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे होते हैं, जब आप उनसे कर्ज लेते हैं तो याद रखिएगा उनके अंदर इनएफिशिएंसीज प्राइवेट बैंक से कहीं ज़्यादा होती है। उसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स भी ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर ब्राइब्स भी ज़्यादा दी जा सकती हैं। ऑफिशियल्स को आप ब्राइब देकर उसके ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स को कंट्रोल करके आप कोई भी बैंक से लोन पास करा सकते थे पहले भी, और आज की तारीख में भी आप ये काम करा सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बैंक से पैसा लेकर मार्केट के अंदर जब आप इसको डंप करते हैं और मार्केट के अंदर जब आप चीज़ों को कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आप उसको पंप करते हैं, देन एट द एंड ऑफ द यानी कि जब पीक आती है तब आप उसको डंप करते हैं, तो आप मार्केट के अंदर एक वॉल्यूम अचीव कर लेते हैं और मार्केट को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके रेवेन्यू जो आप कमा रहे हैं वो डिपेंडेंट ही लाइबिलिटीज के ऊपर है, और वो लाइबिलिटीज आपने बैंक से ली हुई है, किसी
भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में नहीं, बल्कि सिर्फ एक रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर, और आपने ब्यूरोक्रेसी और लूप होल का फायदा उठा के लिया हुआ है, तो याद रखिएगा एंड रिजल्ट आपका डेड एंड है। यही केस हर्षद मेहता के साथ हुआ। यही अगर आप देखेंगे तो विजय माल्या के साथ अगर आप देखें, विजय माल्या का जो आज की तारीख में जो क्वांटम है इंडिया में वो कम से कम 9,000 करोड़ का है। और यही चीज़ नीरव मोदी के साथ भी हुई, जो कि ज्वेलरी और डायमंड मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर था। नीरव मोदी का क्वांटम 11,000 करोड़ का था और सिर्फ एक ब्रांच से था, उसने एक ब्रांच से 11,000 करोड़ जो है वो उठाए थे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप, और इन सब की स्टोरी में आप सेम चीज़ें देखें, दे यूज द बैंक्स, द पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसके अंदर ऑडिट, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, जिसके अंदर ऑफिशियल्स बैठे हुए होते हैं जो कि आपसे ब्राइब लेते हैं, ये बैंक्स को यूज करते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं। ये लूप होल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर ये लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके अपने बिजनेस के अंदर इन करते हैं और रेवेन्यूज या मार्केटिंग के अंदर इन करते हैं और रेवेन्यूज को शूट करते हैं। जब आपके रेवेन्यूज लाइबिलिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो विजय माल्या का भी आपके सामने हाल है कि उसने भी इंडिया छोड़कर जो है वो लंदन में उसने असाइलम लिया। आप नीरव मोदी को भी देखें कि उसने भी असाइलम लिया, और हर्षद मेहता का तो खैर बहरहाल एट द एंड जो है वो उसकी तो जो है वो डेथ ही हो गई। इसके अलावा जो ये 3 एग्जांपल्स तो हमारे सामने ऐसे हैं जो कि हमें विजिबल है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अननोन जो है वो केसेस हैं जिन्होंने इससे ज़्यादा का क्वांटम लिया हुआ है, लेकिन वो सामने इसलिए नहीं है क्योंकि वो पब्लिक फिगर नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि जब आपके रेवेन्यूज लाइबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और आपकी जब और वो लाइबिलिटीज़ अगर आपके एसेट्स को सिग्निफिकेंटली क्रॉस करती है तो आपको उस वक्त से डरना चाहिए और डेड एंड हो जाना चाहिए। अब ये तो थी नेगेटिव बात। अच्छी बात क्या थी? द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इस मूवी के अंदर इस बंदे का ऐसा दिखाया गया है जो कि हर बंदे को अडॉप्ट करना चाहिए। ये जब भी मार्केट बुल पे जाती है तब ये बंदा कमाता है और ये मार्केट को ऊपर ले जाने में इसका बड़ा हाथ होता है और कंट्रीब्यूशन होता है। तो याद रखिए कि द कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज़ थी जो कि कॉन्फिडेंस आपको लेना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना नहीं होना चाहिए कि रिस्क जो है वो बिल्कुल ही इनकैलकुलेबल हो जाए, अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, लाइबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो और लूप होल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। दूसरी चीज़ जो अच्छी थी कि इसने जितना भी रेवेन्यू अर्न किया इसने सारे का सारा एक्सपेंस आउट नहीं किया। द अनदर कंपोनेंट ऑफ द अल्सर, इसने सारे का सारा एक्सपेंस नहीं किया। ऑल्दो इट इज बीइंग रिपोर्टेड कि उस जमाने में 92 के अंदर उसके पास लेक्सस के अलावा कोई 15 गाड़ियां थी और 15,000 स्क्वायर फीट के ऊपर उसका घर था, यानी कि लग्जरियस लाइफ तो ये लीड कर ही रहा था। तो इसके बावजूद भी उसने रेवेन्यू का पूरा एक्सपेंस आउट नहीं किया। उसने अपनी पर्सनल होल्डिंग यानी कि एसेट्स भी क्रिएट की, जो कि अल्टीमेटली जब उसका डिफॉल्ट हुआ, जब उसकी कंपनी डिफॉल्ट हुई ग्रो मोर, तो वो एसेट्स काम आए अटैच करने में और लाइबिलिटीज को वेव ऑफ करने में। तो ये याद रखिएगा कि हमें जो इससे चीज़ प्रिंसिपल जो हमें इस चीज़ सीखने को मिलती है कि कभी भी आपका कोई भी रेवेन्यू आए तो उस सारे के सारे रेवेन्यू को एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, उसको एसेट में भी कन्वर्ट करना चाहिए ताकि इन हार्ड टाइम्स, इन डिफिकल्ट टाइम्स आपको वो एसेट सपोर्ट करें आपकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, या किसी चीज़ को आप उस एसेट को मॉर्गेज करके भी बैंक से लोन ले सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा कि कभी भी अपने रेवेन्यूज को डिपेंडेंट ना रखें लाइबिलिटीज के ऊपर। देखिए पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं जो कि कंपनीज लोन सिक्योर करती हैं, लेकिन उस लोन को जब सिक्योर करती हैं तो ये मेक श्योर करती हैं कि वो लोन जो है उनके एसेट से ज़्यादा क्रॉस ना करे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी वो लोन सिक्योर किया जाता है तो लोन को पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और पब्लिसिटी पे नहीं, बल्कि उस लोन को जो वो लेती हैं उससे कुछ लैंड लेती हैं, कुछ प्लांट एंड मशीनरी लेती है और कुछ सिविल वर्क के लिए भी रखती है। हमारे यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब भी कोई कंपनी लोन लेकर डिफॉल्ट करती है तो वो ज़्यादातर लोन लेकर दूसरे लोन्स की अदायगी कर रही होती है या कभी कभी सूद की अदायगी हो रही होती है। यानी कि लोन तो आपने लिया फॉर ए पर्पस, लेकिन लोन को इस्तेमाल किया फॉर बी पर्पस, फॉर सी पर्पस, फॉर डी पर्पस, और वो ए का ए खड़ा रहा। और फिर जब रेवेन्यू क्रिएट नहीं हुआ तो आपने अपनी प्रिंसिपल अमाउंट और आपने अपनी इंटरेस्ट अमाउंट यानी कि डेट सर्विसिंग में आप डिफॉल्ट हुए, और फिर उसको खत्म करने के लिए आप दूसरा लोन लेते हैं, उसको खत्म करने के लिए तीसरा लोन लेते हैं, और जब आपके सारे कॉर्नर्स खत्म हो जाते हैं तब आप जाके असाइलम ले लेते हैं कहीं पे भी, और वो पब्लिक का पैसा होता है और वो इंटरपूल के जरिए भी और इंटरपूल के जरिए भी आप वापस नहीं आते अपने मुल्क के अंदर। तो ये बहुत अनइथिकल चीज़ होती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जब भी हमारा रेवेन्यू लाइबिलिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होगा या लूप होल्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो ये काम से हमें बचना चाहिए क्योंकि इसका एंड रिजल्ट जो है वो डेड एंड है। तो इन अल्सर को इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी सिक्योर कर सकते हैं, पर्सनल फाइनेंसेस को समझ सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर डिपेंडेंट और योर रेवेन्यू ऑन द लाइबिलिटीज और ऑन द लूप होल्स जो सिस्टम का पार्ट होते हैं, और जो भी रेवेन्यू कमाएं उससे एसेट्स क्रिएट करें, कोशिश करें। देखिए याद रखिएगा, इक्विटी के अंदर जितना जूस है ना वो किसी के अंदर भी नहीं है। इक्विटी इज द अल्टीमेट, जो आपका पैसा कमाया हुआ होगा, जो रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा कोई, हालांकि ये है स्लो
ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, लेकिन आपका जो पैसा अगर आप उसको इस्तेमाल करके लॉस भी करते हैं तो वो आपने लॉस किया। लेकिन अगर आप लाइबिलिटीज को इस्तेमाल करके अगर आप शूट ऑफ भी करते हैं तो उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आपको इतना मार्जिन क्रिएट करना है और इतना सूद क्रिएट करना है कि आप उसको पे ऑफ कर सके और आपकी कंपनी भी सर्वाइवल पर रहे। अदरवाइज आधे से ज्यादा जो कंपनीज का देखा गया है कि जो इसका सूद है वो प्रॉफिट जो इसका प्रॉफिट कमाती है वो सारा सूद ही खा जाता है। तो होप करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में भी आया होगा और इस वीडियो को शेयर करके आप अच्छी कुछ लर्निंग भी हासिल कर सकते हो। मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।